Hello students, welcome to my channel. Dear students, in previous lecture we have studied about conductivity, resistivity, cell constant and variant of conductivities. Today in this lecture we will discuss about some numerical problem based on conductivity, resistivity and cell constant with respect to resistance. ओके तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की। ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ इनके ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ 0.8 m सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो जो चीज़ आपसे पूछी है पहले आप उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो प्लेस करें। जब फॉर्मूला प्लेस करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यू आपके लिए रिक्वायर्ड है और कौन सी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो इसके सॉल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या था, λm = कापा × 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। ठीक है, तो अब देखिए जो मोलारिटी है वो आपको दे रखी है, कापा है ये आपके पास नहीं है, आपके पास जो कंडक्टिविटी है उसकी बजाय क्या मिली है, रेसिस्टिविटी। तो ये रिलेशन आपने कल पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टिविटी। तो कापा = 1 डिवाइड बाई रेसिस्टिविटी। तो हम कर लेंगे इसको 1 डिवाइड बाई 5 × 10⁻³ तो ये आपके पास क्या आ गया, कापा आ गई। अब कापा की वैल्यू आप λm जो है इस फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 5 × 10⁻³। ठीक है, ये तो आ गई कापा की वैल्यू। उसके बाद 1000 अपने पास था और जो मोलारिटी है वो कितनी होगी, 0.8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितनी आ जाएगी, 2.5 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर² पर मोल। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं जब कंडक्टिविटी आपसे पूछी हो, रेसिस्टिविटी दे रखी हो, या रेसिस्टेंस, लेंथ और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इनका कम्बिनेशन कहीं दे रखा हो, तो उससे आपको कंडक्टिविटी कई बार कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो एक तो इस तरीके का न्यूमेरिकल है। दूसरा है सेल कांस्टेंट बेस्ड। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 m KCl सॉल्यूशन। यानी कि मेरे पास एक सेल है, पहले उसमें मैंने KCl सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है, उसके बाद उसका रेसिस्टेंस KCl फिल करने के बाद कितना आ गया, 164 ओम। उसके बाद हाउएवर फिल्ड विद 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन। सेल मेरे पास सेम है लेकिन अब दूसरी बार उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मैंने बदल दिया, 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया। तो अब जो रेसिस्टेंस है ना उसका वो बदल के हो गया है 78.50 ओम। ठीक है, अब इसने कहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन, जो पहले वाला फिल किया था ना उसकी कंडक्टिविटी हमें कापा जो है वो दे रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना आपको दूसरा सॉल्यूशन AgNO3 है उसकी कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी है ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मतलब सेल अगर सेम है वह जब भी, तो सेल सेम होगा तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो सेल कांस्टेंट भी हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है कापा, उसके अंदर रिलेशन लेना पड़ेगा आपको सेल कांस्टेंट का। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल कल हमने पढ़े थे कि कापा = G × G⁻। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है हमें ये G × G⁻। तो G⁻ चाहिए ना, सेल कांस्टेंट तो चाहिए, और G की जगह हम 1/R ले सकते हैं क्योंकि ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेल कांस्टेंट आ जाए और रेसिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है तो फिर कापा की वैल्यू निकल जाएगी ना, और अगर कापा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं
कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है उसकी कंडक्टिविटी कापा अपने को दे रखी है, ठीक है। तो रिलेशन क्या था देखो, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी अपने को दे नहीं रखा है, उसकी जगह इसका रेसिस्टेंस दे रखा है फर्स्ट केस का, तो वो डाल देंगे हम। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये जो कापा है उसकी वैल्यू तो ये रही कि जो रेसिस्टेंस दे दिया, हाँ, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 MkCl सॉल्यूशन इज, तो ये कंडक्टिविटी है, ये मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे 2.768 इंटू 10⁻⁻3, ये कापा की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू जी इस फर्स्ट केस का जो सेल है ना उसका रेसिस्टेंस है, तो फर्स्ट कितना है रेसिस्टेंस 1/164, ठीक है। ये जो जी है उसके लिए ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है जी स्टार, तो ये 164 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा जी स्टार इज इक्वल टू 2.768 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 164 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 164, ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और ये जो है ये ओम है, तो ओम से जो ओम है वो तो हो जाएगा कैंसिल, ओम इनवर्स और ये ओम है, तो सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा आपका। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है सेल कांस्टेंट का वो आ जाएगा 0.45, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर है या मैनुअल कैलकुलेशन करके ये आंसर क्रॉस चेक कर लें, तो 4539 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया। अब जब आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया, ठीक है, तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन, तो रिलेशन तो कंडक्टिविटी में यही रहेगा, ठीक है। सो कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन, तो रिलेशन रहेगा कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी अपने पास नहीं है तो 1/r ले लेंगे, क्योंकि दोनों केस का आपको रेसिस्टेंस अलग अलग दे रखा है। दूसरे का रेसिस्टेंस है AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद वो है 78.50, ठीक है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूँ, कापा इज इक्वल टू 1/r, r कितना है 78.50 इंटू जी स्टार सेम रहेगा, क्योंकि सेल जो है ना वो सेम है, तो सेल कांस्टेंट भी सेम रहेगा, तो ये वाली वैल्यू मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा 0.4539। तो अब ये वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी सेल कांस्टेंट की, ये इसका रेसिस्टेंस है, तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है उसका आंसर कितना आ जाएगा 0.00578 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास आ गई इसकी कंडक्टिविटी कापा, ठीक है। तो AgNO3 सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो 0.00578 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी आ गई। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। तो कापा तो जस्ट ही आपने कैलकुलेट करी है, ये वाली आ जाएगी 0.00578 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। तो मोलारिटी जो है वो है 0.05, तो ये 0.05 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है AgNO3 की, वो इसको कैलकुलेशन करने पे कितनी आ जाएगी 115.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इस तरीके से आप जो मोलर कंडक्टिविटी है और
जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको इनसे ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, कुछ और एग्जांपल्स भी आपको शो कर देंगे। ठीक है, तो जो कल के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो ये सब है। ठीक, अब चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कि जब मेरे पास पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैं डाइल्यूटेड करता हूँ तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज और डाइल्यूशन on conductivity and molar conductivity। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हम क्या लेते हैं, कंडक्टिविटी। और एक्चुअली जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिंग पावर होती है किसकी, आयंस की। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने से पर यूनिट वॉल्यूम, डाइल्यूशन करने से जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं तो उससे फिर क्या होगा, कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट is decrease due to decreasing in number of ions per unit volume। क्योंकि जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो जो आयंस की कंडक्टिंग पावर है वो कम होगी, और आयंस की कंडक्टिंग पावर को ही हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म करनी है कि जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन बढ़ाने पे हमेशा ही डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज। उसके बाद बात करें अगर मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, तो यहाँ लॉजिक अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी varies with dilution varies in different way, varies in different way for strong and weak electrolyte, strong and वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। ये अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं या उसमें चेंज देखते हैं डाइल्यूशन के साथ, तो वो ये डिपेंड, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ले रखा है या इलेक्ट्रोलाइट वीक ले रखा है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, अलग क्वालिटी है, अलग जो है कंडीशन है, और वीक लेंगे तो उसके अंदर अलग कंडीशन है। दोनों की अलग अलग बात करते हैं हम। पहले बात करता हूं मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे, ये पर यूनिट वॉल्यूम की थी। यहाँ ओवरऑल जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दूसरा विद डाइल्यूशन
या विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन आयंस मूव वेरी फ्रीली, सो molar conductivity increase with increasing dilution। डाइल्यूशन में क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, और वाटर आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो इंक्रीज होंगे, पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ इंक्रीज इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, ठीक है। तो जो आयंस है उनकी क्वांटिटी एक लिमिट में इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो आयंस है ना वो मूव बिल्कुल फ्रीली करेंगे, उनके बीच में इंट्राआयनिक डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और जब इंट्राआयनिक डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इंट्राआयनिक डिस्टेंस ज़्यादा होने से उनके अंदर इंट्राआयनिक इंट्रैक्शन नहीं बचेगी, उससे वो इलेक्ट्रॉन जो आयंस है वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। तो जो आयंस है वो क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली, और फ्रीली मूव करेंगे तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग का मतलब ये मत लगाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होंगे बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन के साथ वो मूव करेंगे बहुत फ्रीली, और जब वो मूव वेरी फ्रीली करेंगे तो जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि आयंस फ्रीली मूव करेंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, with increasing dilution number of ions increase in large quantity, so ions are come closer to each other and inter-ionic interaction come in existence, so conducting power decrease, hence lambda m also decrease, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बढ़ेंगे लेकिन बहुत कम, और आयंस के लिए मूव करने के लिए वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगा। आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो फ्रीली मूव करने की वजह से कंडक्टिंग पावर रेज हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस आपको पता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैदा होते हैं, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगी, और इंट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है, तो जो कंडक्टिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको शो कर सकते हैं। अब अगर ग्राफिकली मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी और इधर स्क्वायर रूट ऑफ C कंसंट्रेशन। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए डाइल्यूशन के साथ साथ जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होगी, इंक्रीज। जैसे वीक में आप एग्जांपल ले सकते हैं एसिटिक एसिड का, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ये केस जो है वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है, जैसे KCl वगैरह है उनके लिए। तो इस तरीके से ग्राफिकली आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मोलर कंडक्टिविटी और उसके ऊपर कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों में डाइल्यूशन का इफेक्ट अलग अलग है।
कंडक्टिविटी के लिए कॉमन है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक मैटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। कल हम बात करेंगे कोलरोस लॉ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।